वर्ग 12वीं केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन सॉल्यूशन। दो अंकीय प्रश्न है, ये देख लीजिए। अब इसको हम समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। मूल अंश या मोल प्रभाज्य क्या है? 2 मार्क्स में सब क्वेश्चन पूछते हैं। मूल अंश या मोल प्रभाज्य क्या है? तो देख लीजिए, इसके लिए क्या हो जाएगा। कोई भी बिलियन है, ये बिलियन है, बिलियन में जो कण रहते हैं तो विलय या विलायक। अब देख लीजिए, इसी से डिफिनेशन हो जाएगा। विलय या विलायक की मूल संख्या, मूल अंश का डिफिनेशन दे रहे हैं लेकिन मूल संख्या से। विलय या विलायक की मूल संख्या एवं बिलियन की मूल संख्या के अनुपात को मूल अंश या मूल प्रभाज्य कहते हैं। आप लोग 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। विलय या विलायक की मूल संख्या एवं बिलियन की मूल संख्या का जो अनुपात होगा उसी को मूलंश या मूल प्रभाज्य कहते हैं। अब देख लीजिए, मूलरता किसे कहते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों के डिफिनीशन में। सो आप देख लीजिए, ये जो है लीटर में लिया जाता है और ये केजी में, किलोग्राम में। दोनों में बस इतना ही अंतर है और ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। अब देख लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा मूलरता का। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मूल संख्या। 1 लीटर, अब यहां पर हमको लिखना है मूलरता। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मूल संख्या को मूलरता कहते हैं। ये आप लिख भी सकते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मूल संख्या को मूलरता कहते हैं। तो मूलरता बराबर हो जाएगा विलय की मूल संख्या बट्टे बिलियन का आयतन। उसमें भी कौन सी में, तो लीटर। यदि ml में है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में। तो ये तो मूलरता का हो गया। अब मोललता का देख लीजिए, केजी में लिया जाता है। इसका डिफिनीशन सेम हो जाएगा। 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मूल संख्या, 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मूल संख्या जो होगा वह मूललता कहलाएगी। इसमें सिर्फ देख लीजिए ये सेम रहेगा। मूललता बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में विलय की मूल संख्या, विलय की मूल संख्या बट्टे बिलियन का द्रव्यमान। उसमें भी कौन सी में, केजी में। इसको केजी में कर देते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मूल संख्या ही क्या कहलाती है, मूललता कहलाती है। देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके बारे में देख लीजिए। मूललता ताप पर निर्भर करती है, मूलरता ताप पर निर्भर नहीं करती। अब देख लीजिए इस टाइप क्यों नहीं निर्भर करती है, क्यों मूललता ताप पर निर्भर नहीं करती है जबकि मूलरता ताप पर निर्भर करती है। अब देख लीजिए, मूललता केजी में लिया जाता है, मूलरता लीटर में लिया जाता है। अब देख लीजिए, केजी जिसका आणविक द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को यदि हम गर्म करेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस पर ताप पर वह निर्भर नहीं करेगा, ताप द्वारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आणविक द्रव्यमान पर लिख लीजिएगा, आणविक द्रव्यमान ताप द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें मूलरता, तो मूलरता किस में लिया जाता है, लीटर में। तो पानी हो गया जैसे कुछ कोई भी चीज आयतन, तो आयतन को जैसे ही गर्म करेंगे तो वो वाष्पीकृत होकर घटेगा, जल को ही हम गर्म करेंगे। तो इसीलिए जो है मूलरता किस पर, आयतन और आयतन परिवर्तित होती है। ताप द्वारा आयतन परिवर्तन होता है, आयतन में कमी आ जाता है जब ताप बढ़ाते हैं। तो उस स्थिति में तो इसीलिए जो है मूलरता जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन मूललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन मूलरता ताप पर निर्भर करती है।
ये तो आप, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो निर्भर नहीं करती है, आयतन निर्भर करती है, तो इसीलिए ही लिख सकते हैं आप। जो आयतन जो है इसमें आयतन लिया जाता है, देख लीजिए मोलरता में, तो आयतन ताप पर निर्भर करती है, विलयन का द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करती है, सेम पोजीशन। अब देख लीजिए विलीनीकरण क्या है। जब ठोस के कण, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, जब ठोस के कण द्रव विलयन मतलब पानी में जब डाला जाता है, जब ठोस के कण को द्रव विलयन में डाला जाता है तो वो घुलने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलीनीकरण। जब ठोस के कण को द्रव विलयन में डाला जाता है तो यह प्रक्रिया विलीनीकरण का। अब देख लीजिए क्रिस्टलीकरण क्या है। जब ठोस के कण को द्रव विलयन में डाला जाता है तो विलय के अन्य कण क्या हो जाते हैं, उस ठोस कण से टकराते हैं। जब ठोस को द्रव विलयन में डाला जाता है तो ठोस के कण के साथ उसमें जो अन्य विलय के कण रहते हैं वो ठोस के कण के साथ आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करने के बाद अलग हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। घुलना, जो घुलने लगता है ठोस के कण द्रव में, उसको हम विलीनीकरण कहते हैं। लेकिन ठोस के कण के साथ अन्य कण जो टकरा कर अलग हो जाता है उसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब देख लीजिए हेनरी का नियम, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिविया है। अब हेनरी का नियम क्या है, तो किसी विलयन के गैस के आंशिक दाब, किसी विलयन के गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश का सीधा समानुपाती। आंशिक जो दाब होता है, आंशिक दाब वह समानुपाती किसका, मोल अंश का, या मोल प्रवाह, जब ये ऊपर में ही बताया है। आंशिक दाब जो है मोल अंश का सीधा समानुपाती। हेनरी नियम के 2 अनुप्रयोग, 2 उपयोग लिखा गया, 2 अनुप्रयोग या 2 सीमाएं लिखिए। तो पहला देख लीजिए, शीतल पेय का जो है दाब बढ़ाने के लिए, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा, गोताखोर में जो है हीलियम गैस के सिलेंडर को मिला देते हैं। इसकी चर्चा इस दोनों में आप आसानी से समझ सकते हैं। एनॉक्सिया और वेट्स, देख लीजिए एनॉक्सिया आखिर क्या होता है और वेट्स, ये दोनों जो है हेनरी नियम के ही अनुप्रयोग पर आधारित है। तो एनॉक्सिया क्या स्थिति आ जाती है, अब वो देख लीजिए, और वेट्स क्या स्थिति हो जाती है। ऊंचे स्थान पर, मतलब पर्वतरोही, जब मतलब पर्वतरोही किसको कहा जाता है, पर्वतों पर रहने वाले व्यक्तियों, तो वहां पर्वत पर ऊपर में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता कम रहती है। तो कम, जैसे हम लोग जो धरती पर रहते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन ऊंचे स्थानों पर, पर्वत वाले स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। तो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो लोग जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उस स्थिति में उनका शरीर जो है अनबैलेंस हो जाता है और संतुलित हो जाता है और वह ठीक से काम नहीं कर, उसकी सोचन जो शक्ति होती है वह कमजोर हो जाती है। तो इसी अवस्था को एनॉक्सिया कहा जाता है। मतलब पर्वत पर रहने वाले या पर्वतरोही जो व्यक्ति रहते हैं या ऊंचे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों में ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जिससे जो है उसका शरीर जो है पूर्ण रूपेण कार्य नहीं करता है और उसमें सोचन शक्ति भी क्या हो जाती है, पूर्ण रूपेण काम नहीं कर, उसकी पूर्ण रूपेण वो किसी बात पर नहीं सोच पाते हैं। तो इसी अवस्था को एनॉक्सिया कहा जाता है। देख लीजिए वेट्स किसे कहते हैं, ये भी हेनरी नियम से ही रिलेटेड है। जब गोताखोर क्या करते हैं, जब वो तैरते हैं तो तैरने की स्थिति में जो है वो जोर जोर से सांस लेते हैं। तो जोर जोर से जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस रहती है। सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन ही रहती है, फिर ऑक्सीजन रहती है। तो जब गोताखोर जोर जोर से सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जो है उसके श्वसन क्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रवेश करते हैं, क्योंकि तेजी से सांस लेते हैं तैरते समय गोताखोर, तो जब वह तैरने के बाद जब सतह पर आते हैं तो वह जो है एक बुलबुला छोड़ते हैं। तो वो जो बुलबुला जो रहती है, तो ये जो नाइट्रोजन गैस जो है और ऑक्सीजन ये ब्लड के साथ घुल मिल जाती है। जब तेजी से सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ब्लड में घुल मिल विलय हो जाती है। और विलय होने के बाद जब वो छोड़ते हैं तो उस स्थिति में नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, उसके ब्लड पर अवरोध डालते हैं, मतलब रुकावट डालते हैं। मतलब उसके जो ब्लड जो तेजी से चलने लगता है तैरने के बाद जो बुलबुला छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन गैस उसमें ब्लड में क्या करता है, अवरोध डालता है,
जिसके कारण उसके शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी अत्यधिक दर्द हो लगता है, कभी कभी तो मतलब ये खतरनाक स्थिति हो जाती है, घातक हो जाती है। तो उस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है? वेट्स कहा जाता है। ये रहा 10 क्वेश्चन। इसके आगे भी फिर हम जो है अगले टॉपिक पर जो है 10 क्वेश्चन बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इसका उत्तर भी वीडियो को बार बार सुनने से भी लिख सकते हैं, समझ के भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा के फिर इसका नेक्स्ट जो है सो हम बताएंगे। अब देख लीजिए फिर वर्ग 12वीं केमिस्ट्री के दूसरा बिलियन चैप्टर से ये 2 अंकीय प्रश्न ले लिए हैं। अब देख लीजिए प्रासरण दाब। तो बिलियन में विलायक का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह मतलब जो संचरित होती है विलायक, तो विलायक जो संचरित होती है या प्रवाह होती है उसको रोकने वाले दाब को हम प्रासरण दाब कहें। विलायक के प्रवाह या संचरण को रोकने वाले दाब को हम क्या कहेंगे? प्रासरण दाब कहेंगे। इसका सूत्र हो जाता है पाई बराबर CRT। पाई बराबर CRT, ये इसका सूत्र है, प्रासरण दाब का सूत्र है। अब देख लीजिए उल्टा प्रासरण किसे कहते हैं? तो जब विलयन में प्रासरण दाब से अधिक दाब आरोपित की जाती है, जब विलयन में जो है प्रासरण दाब ये है इससे अधिक दाब आरोपित की जाती है, तो विलायक के प्रवाह की दिशा बदल जाती है, मतलब जिस दिशा में रहती है उसके ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तो इसी घटना को हम उल्टा प्रासरण कहते हैं। ये याद रहेगा आपको। विलयन में जब प्रासरण दाब से अधिक दाब दी जाती है तो विलायक के जो प्रवाह या संचरण की दिशा होती है वो बदल जाती है, उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यही घटना उल्टा प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण सब इसी को कहते हैं। अब देख लीजिए ये एकदम VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए कई बार पूछा गया है VVI क्वेश्चन। 5% यूरिया का प्रासरण दाब 273 केल्विन ताप पर निकाले। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। देख लीजिए दिया गया, इसमें दिया गया द्रव्यमान तो 5 ग्राम हम लेंगे, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 में होगा। अब देख लीजिए इसके बाद है यूरिया। यूरिया का सूत्र NH2CONH2। अब इसका हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अब देख लीजिएगा कैसे, नाइट्रोजन है तो इसका हम 14 ले लेते हैं, 2 गुना 1 हाइड्रोजन का 1, कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर 14, 2 गुना 1 हाइड्रोजन का ले लिए। अब इसको देख लीजिए 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, ये टोटल जोड़ के जो है अब देख लेते हैं कितना होता है 16। अब देख लीजिए 4 2 6 2 8 6 14 4 18 2 20, 0 2 बच गया, 3 4 5 1 6, मतलब टोटल मिला के कितना 60 ग्राम। तो ये दिया गया द्रव्यमान, ये वास्तविक। अब तो मोल संख्या हम निकाल सकते हैं। मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अब बट्टे वास्तविक द्रव्यमान, तो इसको काटेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ये किसका मान हो गया? अब देख लीजिए हमको प्रासरण दाब निकालना है, तो पाई बराबर CRT। ये तो गैस स्थिरांक है, ये क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मान दिया हुआ है कितना? 273। अब देख लीजिए ये हो जाता है N/V और ये RT। ये 5% यूरिया है, इसमें आयतन तो दिया नहीं, इकाई आयतन लेना है। अब देख लीजिए इसका मान कितना है? 1/12 गुना आयतन इकाई ले लेते हैं, R का मान 0.082 और टेम्परेचर 273। इसको यदि हम काटेंगे तो 18.65 ATM हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एकदम मोस्ट VVI न्यूमेरिकल है। अब देख लीजिए इसी से संबंधित जो है इस न्यूमेरिकल को आप बनाते हैं। इसमें दिया गया द्रव्यमान है, इसमें सेम यही प्रासरण दाब इसमें से भी लिया गया है। इसमें इसके द्रव्यमान या मात्रा की गणना करना। अब देख लीजिए पहले दिया हुआ है क्या, इसका द्रव्यमान दे लेते, ये W1 बराबर हम ले लेते हैं 2.5 ग्राम।
इसके बाद देख लीजिए क्या है, प्रासरण दाब इतना पर, टेम्परेचर का वैल्यू कितना 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। ये ताप भी ले लिए, इसको डब्ल्यू भी रहने देते हैं। ये जो है इसका पाई का मान 0.75 ATM। अब देख लीजिए आर का मान तो आपको पता ही होगा, आर बराबर 0.082 लीटर ATM प्रति मोल प्रति केल्विन। ये आर का वैल्यू है, ये फिक्स है, गैस स्थान का मान है। अब देख लीजिए ये प्रासरण दाब से, प्रासरण दाब से पाई बराबर CRT। सी का वैल्यू क्या हो जाता है N/V है, ये सांद्रण है, सांद्रण। अब देख लीजिए N/V और ये RT लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसको इधर लिख लेते हैं V पाई, ये मोल संख्या, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान W ले लेते हैं, अब बटे वास्तविक द्रव्यमान, और ये RT। हमको इसी का मान निकालना है, यहाँ पर CaCl3 की मात्रा ज्ञात करी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, M बराबर देख लीजिए WRT बाय V और पाई। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। W का वैल्यू देख लीजिए दिया है 2.5, M बराबर हम लिख सकते हैं 2.5 गुना R का वैल्यू 0.082 गुना T का वैल्यू कितना 300 बट्टे V1 और इसका पाई का मान 0.75। अब इसको गुना कर देंगे, यही जो है आ जाएगा CaCl3 की क्या मात्रा। ये प्रासरण से संबंधित जो है क्वेश्चन थे, ये दोनों न्यूमेरिकल है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये तो बहुत मस्ट भी है, बराबर पूछा जाता है, और ये दोनों डेफिनेशन था। फिर जो है इसके बाद अब नए टॉपिक